that kind of a write-up by a political scientist is more or less akin to a mathematical model devised by some mathematician or a statistician. इसलिए जब वो शोध विधि के बारे में बात करते हैं, they want to take more and more resort or recourse to mathematical and statistical models. वो अधिक से अधिक गणित का और सांख्यिकी का सहारा लेना चाहते हैं. They want to come as close to the natural and mathematical sciences as much as possible. We have to remember this particular phenomena very well. इसको बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना होगा कि that they are in search, they want an opportunity to get closer and closer to the mathematical models. वो अधिक से अधिक गणित के प्रतिमानों के मॉडल के अधिक से अधिक करीब आना चाहते हैं, निकट आना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू बिकम मोर साइंटिफिक. आपको शायद ये पता होगा कि ये तो डेविड ईस्टन आज ये बात कर रहे हैं. इट इज नो वंडर that in today's time, that is during the 20th century, mathematics had gained immense respect at the hands of not only the intellectuals or the scholars of the natural sciences, but equally or rather more by the social scientists. ये बहुत पहले से फिनोमेना चला रहा है. Thousands of years back, the respect for the mathematicians has been simply incredible from times immemorial. For instance, Plato hung a notice at the very doorstep of his academy which said that let no man ignorant of geometry enter here. प्लेटो ने आज हजारों वर्ष पूर्व अपनी पाठशाला, अपनी अध्ययनशाला, जिसका नाम वो एकेडमी लिखता है, एकेडमी है जो जिसके पाठशाला का नाम है, और उसने दरवाजे पे लिख रखा था कि ऐसा वो व्यक्ति जिसको गणित का ज्ञान ना हो वो कृपया मेरे यहाँ ना पधारे. एनीवन हु इज इग्नोरेंट ऑफ मैथमेटिक्स शुड नॉट एंटर हियर. अबाउट 3000 ईयर्स बैक फ्रॉम नाउ, आज से 3000 वर्ष पूर्व मैथमेटिक्स का कितना बोलबाला था. इट इज़ रियली अ वंडर साइंस, यू कैन से. Even several Indian scholars and intellectuals, आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा. आर्यभट्ट was one of the ancient genius of this country, and India's first space satellite is named after this great mathematician. Bhaskaracharya was there. So many other scholars of international repute were there in ancient India. तो कहने का तात्पर्य है कि it is no wonder, it is no surprise that if today behavioralists they are rooting for mathematics to be made as one of the foundations of behavioralism, it is no surprise. इसलिए वो बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स को अपनाना चाहते हैं और कहते हैं कि यदि आप अपने अध्ययन को गणित की भाषा में सिद्ध कर सकें, प्रूव कर चुके मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा, थ्योरम्स के द्वारा, तो ये अति उत्तम होगा. दिस विल बी सिंपली मार्वलस इफ यू कैन डू दिस थिंग. और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, देन इट इज़ फ्यूटाइल. योर रिसर्च, योर ऑब्जर्वेशन, योर जनरलाइजेशन, योर ट्राइंग टू डिसर्न सम काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज सिंपली ट्रैश. इट इज सिंपली रिडंडेंट. So the second thing is called as verification. The third characteristic of his behavioralism is called as the third thing I was telling you about, that was about the use of techniques. तो टेक्निक्स में शोध विधि इस प्रकार की होना चाहिए जहाँ पर अधिक से अधिक वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा आप ले सकें. लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि, और जो आप जानते हैं आजकल ऑब्जर्वेशन के बारे में बहुत कहा गया है. इंटरव्यूइंग मेथड, इंटरव्यू है ना, यानी साक्षात्कार प्रणाली. द सिस्टम ऑफ इंटरव्यूइंग और द मेथड ऑफ इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनियर, सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल डिस्कशन, दीज आर ऑल कॉल्ड एम्पेरिकल डिवाइसेस. इसको अनुभवात्मक प्रणाली कहा जाता है, एम्पेरिकल डिवाइसेस कहा जाता है शोध की. दीज आर कॉल्ड एज एम्पेरिकल डिवाइसेस ऑफ रिसर्च और द टेक्निक्स ऑफ रिसर्च. इसलिए इसको शोध विधि कहा जाता है
अर्थात जो आप पर्यवेक्षण करते हैं, जो साक्षात्कार करते हैं, जो आप प्रश्नावली बनाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलने जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो आप एक प्रश्नावली बनाकर जाएंगे, उसके माध्यम से अपने आप बात उससे पूछेंगे और उसके रिस्पॉन्सेस को नोट करते जाएंगे. सो दिस इज ऑल you can say a scientific method. These are all the devices or the instruments of scientific method, है ना. The next thing is called as a quantification. Quantification हिंदी में हम क्या कहेंगे, परिमाणीकरण. Quantification, that is a scholar must be in a position to quantify the problem that he is going to study. It cannot simply be visualized, you have to actually quantify, you have to actually determine the magnitude of the problem. Quantification तो यही हुआ ना, परिमाणीकरण. उसको आप ठोस शब्दों में बताइए कितनी बड़ी समस्या है. You have to measure the problem. You don't have to visualize, you don't have to imagine the problem. You simply have to state the quantum of the problem. You will have to tell whether a problem is gigantic or it is a very simple and a meager problem. Whatever it is, you have to simply be very specific. आपको अर्थात बिहेवियरलिस्ट को ये बताना होगा कि यदि समाज में अशिक्षा है तो अशिक्षा का स्तर कितना है. What is the actual percentage of illiteracy? What is the actual percentage of poverty? What is the real percentage of backwardness? What is the reality about the starvation deaths? यानी ये सब क्या है? You have to quantify the problem. अगर आप simply कह दें कि the society is in doldrums, समाज अंधकार में डूबा हुआ है, समाज में दुर्दशा है, so this is not going to hold any water. This is not going to give any credence to your statement. Rather you have to be very specific और आपको अपनी प्रॉब्लम को आपको निश्चित आंकड़ों में, तथ्यों में के आधार पर बताना है. सो यू हैव टू टेक रिजोर्ट ऑफ द डेटा और ऑफ द स्टैटिस्टिक्स and this is how you have to quantify the problem. You have to tell about the magnitude or about the seriousness of the problem. This is called as a quantification. Next is called as the value system. Value system अर्थात या value determination, मूल्य निर्धारण. Value determination या मूल्य निर्धारण. This is the next thing. That is the fifth characteristic. That is, a scholar is supposed to tell what are his real values. Value determination. इसको कहा जाता है कि एक बिहेवियरलिस्ट, एक रिसर्चर जो होगा, उसको स्पेसिफाई करना होगा वो मूल्यों से क्या उसका तात्पर्य है. He will have to clarify his understanding about the values. यानी किस प्रकार के वैल्यू के बारे में बात कर रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू बिहेवियरलिस्ट, अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, वैल्यूज दे आर मोर लेस वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. अर्थात मूल्य क्या है, ये आत्मगत होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं. वॉट यू थिंक इज बेसिकली सब्जेक्टिव. कल हम इसके बारे में आपसे बात कर रहे थे. सो वैल्यूज आर क्वाइट पर्सनल, they are quite subjective. Therefore he cautions the behavioralist thinkers or the intellectuals to keep away from values, that is the subjective values. You must be in close proximity to the facts, to the statistics, but far away from the values. That is, what you think personally should not influence the outcome of your findings. आप क्या व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, ये प्रभावित नहीं करना चाहिए आपके परिणामों को. सो वैल्यूज आर टू बी केप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर स्टडी, फ्रॉम योर रिसर्च. वैल्यूज आर नॉट टू बी मिक्सड अप, दे आर नॉट सपोज टू बी मिक्सड अप with your findings or with your research. What you think personally is simply immaterial.
इट इज सिंपली इमटेरियल व्हाट यू थिंक पर्सनली, इसका कोई माने नहीं रखता आप क्या सोच रहे हैं, दैट इज सिंपली रिडंडेंट. You have to simply observe the phenomena, you have to verify, you have to collect the statistics and data through properly, through you can say scientific methods of research, and this is how you are supposed to keep away from the values. लेकिन ईस्टर्न कॉशंस, लेकिन अगर आप साइंटिफिक मेथड्स को आप नहीं अपना रहे हैं, इफ यू आर नॉट टेकिंग रिजोर्ट टू डेटा और फैक्ट्स, then he says that you are most likely to get trapped into the well of so called values. तब आप फंस जाएंगे, इस चक्कर में फंस जाएंगे वैल्यूज के. अगर आप आंकड़ों से अपनी बात सिद्ध नहीं करेंगे, आंकड़े इकट्ठा नहीं करेंगे, then brother you are going to fall in a trap. तब आप निश्चित रूप से समस्या में पड़ जाएंगे, आपका अध्ययन फेल हो जाएगा. सो वैल्यूज आर नॉट अ पार्ट ऑफ बिहेवियरलिज्म, अर्थात वैल्यूज का कोई तात्पर्य नहीं है. इसलिए कहते हैं फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी. फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी अर्थात तथ्य तथा तथ्यों में और मूल्यों में एक विभेदीकरण होना चाहिए. मूल्यों और तथ्यों में, यानी तथ्यों और मूल्यों में विभेदीकरण होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए. Both should be at variance from each other. और इसीलिए कहते हैं वैल्यू निहिलिज्म. वैल्यू निहिलिज्म, देयर इज नो प्लेस फॉर वैल्यू इन अ बिहेवियरल स्टडी. अर्थात व्यवहारवादी अध्ययन में मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज द वैल्यू डिटर्मिनेशन और वैल्यू निहिलिज्म और वैल्यू सिस्टम, किसी भी आप नाम से कह लें. अर्थात जिसे कहते हैं मूल्य निर्धारण अर्थात मूल्यों का निर्धारण आपको व्यवहारवादी अध्ययन में नहीं करना है ना. तो ये दिस इज द सिक्स्थ, यू कैन से द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक. देन द सेवेंथ वन इज कॉल्ड एज अ प्योर साइंस. दैट बिहेवियरलिज्म इज अ प्योर साइंस. अगर आप इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, कोई व्यवहारवादी विचारक ऐसा अध्ययन करेगा, देन This kind of study will be described as a purely scientific in nature. इस प्रकार के अध्ययन को विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई वैज्ञानिक तत्व समाविष्ट नहीं हुआ है. There is no non-scientific input that has crept into this kind of study. इसलिए कहता है it is a pure science. Behavioralism is a pure science. और one day or yesterday also I repeated the same thing, that behavioralism goes a step ahead of positivism. It goes one step further than that of positivism. ये प्रत्यक्षवाद से भी आगे कदम जाता है अपने आप को वैज्ञानिकता कहने में, अपने आप को वैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए. It is so much eager to prove its scientific character. क्योंकि हमने आपको बताया था कि पॉजिटिविज्म तो एक बहुत ही विशद विचारधारा है, और उस विचारधारा में तो इतना स्थान है कि वो प्रत्यक्षवाद यदि विज्ञान के बारे में बात करता है तो वो सभी जगह से वैज्ञानिक तत्व जहाँ से उसको मिल सकेगा वहाँ से लेगा. अगर फिलॉसफी में उसको वैज्ञानिक कुछ तत्व मिलता है तो वो वहाँ पर भी जाकर अध्ययन करे, हिस्ट्री से भी लेगा, वो साइकोलॉजी से भी पढ़ लेगा. So positivism is a very large-hearted, you can say, philosophy. But behavioralism is not like that. व्यवहारवाद तो ये मान के चलता है कि हमें दार्शनिक दृष्टिकोण से दूर रखना है अपने आप को, कि हमें इतिहासवादी अध्ययन से दूर रखना है, कि हमें न्यायवादी अर्थात जुडिशियल मेथड से, हमें वैदिक उपागम से, हमें संस्थागत उपागम से दूर रहना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है. दीज आर जस्ट हॉलो अप्रोचेस. ये तो खोखले तरीके हैं, तथाकथित ये माध्यम है राजनीतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए. इसलिए वी हैव टू बी अवे एंड इंक्रीजिंगली अवे फ्रॉम दीज नॉन साइंटिफिक अप्रोचेस. लेकिन पॉजिटिविज्म ऐसा नहीं मानता. पॉजिटिविज्म इज सिंपली रेडी टू गो एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन सर्च ऑफ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, जो व्यवहारवाद में नहीं है.
तो इसलिए व्यवहारवाद वी कैन से इट इज मोर रिजिड इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिसिज्म। विज्ञानवाद के मामले में बहुत ज़्यादा ये कठोरता से आगे बढ़ता है और अधिक से अधिक, दैट इज टू एन एबनॉर्मल एक्सटेंट, इट इज रेडी टू गो टू एन एबनॉर्मल एक्सटेंट in trying to prove, in trying to justify its scientific credentials. इसीलिए कहता है it is a pure science. And the last is called as the integration, है ना, integration अर्थात समग्रता, integration अर्थात it is behavioralism is ready to integrate itself into the natural sciences. वो प्राकृतिक विज्ञानों में घुल मिलकर काम करना चाहता है. It wants to dissolve itself in the scientific subjects in order to prove itself that political science is a real science. राजनीतिक विज्ञान वास्तव में एक वास्तविक विज्ञान है. इस बात को सिद्ध करने के लिए वो प्राकृतिक विज्ञानों में एक प्रकार से घुल मिल जाना चाहता है. इट इज रेडी टू डिसॉल्व इटसेल्फ इनटू अ वास्ट ओशन ऑफ नेचुरल साइंसेस. जो प्राकृतिक विज्ञान का एक महासागर है, महासमुद्र है, वहां पर यदि उसको एक विलीन होना भी पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार है. एंड therefore behavioralists, they have been accused, they have been virtually accused by the traditional scholars, by the scholars of traditionalism, that you have compromised the independence and the supremacy of political science. अर्थात अरस्तु ने जिस राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व, अराउंड 3000 years back, when Aristotle had said that political science is the master science, that it is head and shoulders above all the social sciences, that all other sciences of the society take root from this discipline of politics, then he was in fact considering political science or considering politics as the master science. तो आज से हजारों वर्ष पूर्व अरस्तु ने जिस राजनीति को या राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना, वो आज इतने हजारों सालों बाद एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा राजनीतिक विज्ञान में एक ऐसा विद्वानों का समुदाय उत्पन्न हो गया, शिकागो समुदाय उत्पन्न हो गया, जो अपने आप को वैज्ञानिक कहलाने की आतुरता में वो अपने अस्तित्व को भुलाने के लिए भी तैयार है. राजनीतिक विज्ञान के स्वतंत्र और सर्वोच्च पदवी को डायल्यूट करने के लिए भी तैयार है. दे आर रेडी टू डिसॉल्व द सुप्रीमेसी एंड द इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. It is not that Aristotle was a deductive philosopher. We know it very well कि अरस्तु एक निगमनात्मक विचारक नहीं था. He was not a metaphysical kind of a scholar or an intellectual. Rather, he was a realist. He is also termed as the first realist. He is also called as the father of pragmatism. उसको यथार्थवाद का जनक भी कहा जाता है. So there are several, you can say, adjectives or epithets attached to Aristotle. He is very, very different from his teacher who propounded the theory of moralism or metaphysicalism. अर्थात प्लेटो तो आदर्शवाद का जनक माना जाता है, वो दार्शनिक विचारधारा का भी उसको जनक माना जाता है, जबकि उसका जो शिष्य अरिस्टोटल तो बहुत डिफरेंट है. अरिस्टोटल को तो यथार्थवाद का जनक माना जाता है. ही इज अ प्रोटैगनिस्ट, ही इज एन एक्सपोनेंट, ही इज अ फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ही इज अ फादर ऑफ रियलिज्म. इसलिए एक यथार्थवादी विचारक ने किसी वैज्ञानिकता को आधार बनाकर राजनीतिक विज्ञान को जब वो सर्वोच्च शिखर पर बैठा देता है, एंड व्हेन ही टर्म्स द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिक्स एज द मास्टर साइंस. Now today behavioralists, they want to topple political science from that high pedestal of supremacy, that supreme pedestal of being called a master science. इसलिए it is a matter of, therefore the traditionalists like Leo Strauss, like Mulford Sibley, there are so many other scholars like Coburn, like Peter Laslett,
So many scholars are there who have championed or who have said about the decline of political theory. This is the decline of political theory they have pointed out. अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का गिरावट, राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है, गिरावट हो गई है, क्योंकि व्यवहारवादियों ने सत्यानाश कर दिया, चौपट कर दिया है, क्योंकि दे आर रेडी टू डाइल्यूट द इंडिपेंडेंट एंड द सुप्रीम कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो इसलिए इंटीग्रेशन के नाम पर, मेन स्ट्रीमिंग के नाम पर they are virtually ready to you can say to forget the real self of this discipline. लेकिन खैर दिस इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन. तो ये जो 8 इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स कही हैं, कहा है इन्हीं 8 आधारों पर आप व्यवहारवाद को समझ सकते हैं. दिस इज बिहेवियरलिज्म. So therefore he has given a formula to understand behavioralism, and behavioralism therefore comprises these 8 fundamental characteristics, that is regularization, verification, use of techniques, quantification, value system, systematization, pure science and integration. हिंदी में अगर कहेंगे नियमन, पहला नियमन है, दूसरा सत्यापन, तीसरा है यूज ऑफ टेक्निक्स अर्थात शोध विधि का प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निक्स अर्थात शोध विधि की तकनीकों का प्रयोग. फोर्थ इज क्वांटिफिकेशन अर्थात परिमाणीकरण. फिफ्थ इज वैल्यू सिस्टम अर्थात मूल्यों का निर्धारण. द सिक्स्थ इज सिस्टमेटाइजेशन यानी व्यवस्थाकरण. व्यवस्थाकरण अर्थात व्यवस्थाकरण शायद सिस्टमेटाइजेशन से शायद संभवतः छूट गया हमसे. सो सिस्टमेटाइजेशन बेसिकली मीन्स यू हैव टू बी सिस्टमेटिक इन योर स्टडी. आपने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं, जो आपने तथ्य इकट्ठा किए हैं, अब आप उसको एनालाइज भी करिए. यू हैव टू एनालाइज द फैक्ट्स और द डेटा दैट यू हैव गैदर्ड इन योर फील्ड सर्वे और इन योर फील्ड रिसर्च और थ्रू द क्वेश्चनियर or through the interview or through the sampling, by whatever means you have gathered the data. Now you have to analyze and you have to systematize, you have to present your research in a systematic manner. अपने शोध विधि को अब आप एक व्यवस्थित रूप से आप प्रस्तुत कीजिए. दर्शक के सामने या पाठक के सामने आप उसका एक औचित्य रूप से, तार्किक रूप से उसको आप प्रस्तुत करिए, व्यवस्थित करिए, तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करिए. दिस कॉल्ड ए सिस्टमेटाइजेशन या व्यवस्थाकरण. और 7th हमने बताया था प्योर साइंस अर्थात विशुद्ध विज्ञान है. और 8वां हमने बताया था इट इज़ इंटीग्रेशन यानी समग्रता. इसको समग्र रूप से देखा जाता है. दैट पॉलिटिकल साइंस इज नॉट एन आइसोलेटेड साइंस, इट इज़ नॉट अ मास्टर साइंस, इट इज़ टू बी सीन इन अ वाइडर कंटेक्स्ट. अर्थात ये एक इंटीग्रेटेड, ये एक साइंस है, सबसे मिली जुली, सबसे जुड़ी हुई ये साइंस है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज दिस साइंस इज इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर सोशल साइंसेस एंड इवन ऑन द नेचुरल साइंसेस. अर्थात ये जो विज्ञान है ये अन्य विज्ञानों पर, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, सब पर ये निर्भर करती है. यानी अंतर निर्भरता, देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस on other social sciences as well as on natural sciences, even on mathematical sciences, even on biological sciences. हर एक प्रकार के विज्ञान पर इसकी निर्भरता है ना. therefore it is an integrated science अर्थात ये एक समग्रता से संबंधित विज्ञान है. तो ये 8 ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो व्यवहारवाद को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन. और डेविड ईस्टन ने इन 8 को कहा है दे आर द इंटेलेक्चुअल foundation stones of behavioralism. They are what? They are the intellectual foundation stones of behavioralism. अर्थात ये व्यवहारवाद के बौद्धिक आधारशिला है. ये व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला. इन 8 को मिलाकर वो कहता है ये व्यवहारवाद के बौद्धिक आधारशिला है. That these are the intellectual foundation stones of बिहेवियरलिज्म. आप जानते हैं फाउंडेशन स्टोन होता है ना, फाउंडेशन अर्थात नींव रखी जाती है, और नींव का जो पत्थर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फाउंडेशन स्टोन. जब भी कोई भवन का, कोई बिल्डिंग की जब फाउंडेशन रखी जाती है, आप जानते हो उसमें एक पीस ऑफ स्टोन उसमें एक इनग्रेव कर दिया जाता है विच सेज दैट दिस बिल्डिंग
was that the foundation of this building was laid by such and such person, है ना, in this year, है ना, at this time, है ना, in order to commemorate, है ना, जो उसमें 4-5 चीज़ें लिखी जाती हैं. तो these are called as the intellectual foundation stones of behavioralism according to डेविड ईस्टन. तो इस तरह से डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को इस तरह से परिभाषित किया, इस प्रकार से उसने उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, है ना. तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग टायर्ड speaking and speaking for almost, I can say that now it is going to be almost 1 hour of my speaking, है ना. So also now I am also getting tired. तो आज की बात students, I would like to stop here, would like to call it a day, or in next lecture I would be speaking about criticism of David Easton's behavioralism. How has David Easton been criticized by the critics, है ना. इन आलोचकों के द्वारा इस सिद्धांत की कैसे आलोचना करी गई है, इसके बारे में बात करेंगे. एंड ऑल्सो आई वुड बी स्पीकिंग अबाउट द नेक्स्ट फेज ऑफ बिहेवियरलिज्म, दैट इज अ पोस्ट बिहेवियरलिज्म. लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म से बताने से पहले जब हम इसकी आलोचना के बारे में बात करेंगे, एट द सेम टाइम आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट द significance of behavioralism, because if a particular ideology or a particular theory has been criticized, it does not mean that it is totally redundant. Rather, there is some brighter side of that theory as well. So that brighter side I would like to bring before you, है ना. तो अगले लेक्चर में हम ये सारी बातें करेंगे, बट एटलीस्ट फॉर नाउ आई वुड कॉल इट अ डे एंड विश यू ऑल वंस अगेन a very healthy, you can say a very healthy stay in your home. अच्छे से आप लोग हैं, बस स्वस्थ रूप से आप अपने घरों में रहें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करिए, और जैसे हम बार बार कहते हैं, ट्राई टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ एंड गिव मैक्सिमम अटेंशन टू योर सेल्फ, सो दैट यू आर हेल्दी एंड द एंटायर एनवायरनमेंट अराउंड यू इज ऑल्सो हेल्दी, है ना. तो आज की बात यही. सो थैंक यू वंस अगेन वेरी वेरी मच for being patient with me, for listening my lectures very patiently. And yes, if there is any query on your part, you can write your queries in the group, है ना. आप अपने WhatsApp group में you can tell me if there is any problem. Thank you once again and wish you all the very very best. Thanks a lot.